Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 9, Kings and Chronicle, the Mughal court 16th and 17th century. Today we will read about 9 point beyond the frontier, मतलब सीमाओं से, देश की सीमाओं से परे, मतलब देश की सीमाओं से परे मुगल राजाओं के दूसरे पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध थे. राइटर ऑफ क्रॉनिकल लिस्ट मैनी हाई साउंडिंग टाइटल एज्यूम्ड बाय द मुगल एम्पर. कहते जो क्रॉनिकल्स के राइटर जो मुगल दरबार के जो क्रॉनिकल थे, साहित्यिक स्रोत थे, उनको लिखने वाले जो थे वो क्या बताते हैं कि मुगल सम्राटों ने बहुत से ऊंची पदवियां, हाई साउंडिंग टाइटल तो ऊंची पदवियां धारण की हुई थी. दीज इंक्लूड, जिसमें क्या आता है जनरल टाइटल सच एज शहनशाह. शहनशाह मतलब किंग ऑफ किंग, राजाओं का भी जो राजा होता है. और स्पेसिफिक टाइटल एज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल किंग अपॉन असेंडिंग द थ्रोन सच एज जहांगीर. मतलब जब वो राजा सिंहासन पर विराजमान होता है तब वो एक टाइटल धारण किया जाता है जिसे बोलते हैं जहांगीर, मतलब वर्ल्ड सीजर, पूरे विश्व को जीतने वाला. और शाहजहां, और शाहजहां जैसे किंग ऑफ वर्ल्ड, पूरे संसार का राजा. मतलब इस तरह के टाइटल मुगल सम्राटों के द्वारा धारण किए जाते थे. द क्रॉनिकल ऑफन ड्रू ऑन दिस टाइटल एंड देयर मीनिंग्स to reiterate the claim of the Mughal emperor to uncontested title and political कंट्रोल. कहते जो क्रॉनिकल थी इन टाइटल्स का मीनिंग बताती कि इन टाइटल का मतलब क्या होता था. ये ऊंची ऊंची पदवी जो सम्राट धारण करते इनका मतलब क्या होता था कि राजा लोग जो अनकॉन्टेस्टेड टाइटल थे, जो उन्होंने जीती नहीं थी, अविजितीय प्रदेश थे, और पॉलिटिकल कंट्रोल बनाने में सहायता करते थे. मतलब जो टाइटल थी बड़ी बड़ी उपाधियाँ थी, तो राजा जो जिन देशों को विजय नहीं कर पाया या फिर राजनीतिक क्षेत्र में अपना कंट्रोल जमाने पर, या उन जिन देशों को विजय नहीं किया, उसने जीता नहीं है, उन पर अपनी धाक जमाने के लिए यह उपाधियां धारण करता था. Yet the same contemporary histories provide accounts of diplomatic relation and the conflict within neighboring political power. और साथ में क्या है कि जब ये उपाधियां वगैरह धारण करते थे तो पड़ोसी राजाओं के साथ, नेबरिंग पॉलिटिकल पावर, जो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियाँ होती थी उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते थे और उनके साथ कई बार झगड़े भी होते थे. These reflect some tension and political rivalry arising from competing regional interest. अब रीजनल इंटरेस्ट में कंपटीशन होना, मतलब प्रदेशों को जीतने में इंटरेस्ट होना, तो जब ये पदवियां धारण की जाती तो ये कई बार टेंशन और पॉलिटिकल राइवलरी, मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का कारण भी बनती, मतलब राजनीतिक दुश्मनी का कारण भी बनती थी. नाउ 9.1 द सफाविद एंड कंधार. सफाविद और कंधार के बारे में हम पढ़ रहे हैं. द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द मुगल किंग एंड द नेबरिंग कंट्रीज of the Iran and Turan hinged on the control of the frontier defined by the Hindu Kush mountain. कहते जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन थे किसके बीच में, राजनीतिक और कूटनीतिक जो संबंध थे मुगल राजाओं के साथ, मुगल राजाओं और उसके पड़ोसी जो देश थे ईरान और तुरान, वो उसके फ्रंटियर सीमाओं पर कंट्रोल पर निर्भर करते. कहते मुगल राजाओं और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो भी संबंध होते थे वो मुगल राजाओं की सीमाओं पर कितना उनका कंट्रोल है इस पर निर्भर करते थे. और जो सीमाएं थी वो हिंदू कुश माउंटेन दैट सेपरेट के द्वारा निर्धारित की जाती है. मतलब हिंदू कुश माउंटेन था उनकी सीमाओं पर, मतलब ये पर्वत जो उनकी सीमाएं निर्धारित करता था. दैट सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया, जो अफगानिस्तान को ईरान और सेंट्रल एशिया से अलग करता है. ऑल कॉन्क्यूअर्स who sought to make their way into the Indian subcontinent had to cross the Hindu Kush to have access to North India. अगर कोई भी विजेता अगर भारत में विजय प्राप्त करने के लिए आता है, नॉर्थ इंडिया में आता है, तो उसे इस हिंदू कुश पर्वत को पार करके ही सब कॉन्टिनेंट में जाना पड़ता था. एक कॉन्स्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वाज टू वार्ड ऑफ दिस पोटेंशियल डेंजर बाय कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी आउटपोस्ट नोटेबली काबुल एंड कंधार. अब क्या है कि जो हिंदू कुश पर्वत को अगर पार करके कोई विजेता आ जाता तो वह हमला कर सकता था मुगलों पर. तो मुगलों का क्या मानना था, एक कॉन्स्टेंट एम ऑफ मुगल पॉलिसी वाज टू वार्ड ऑफ दिस पोटेंशियल डेंजर. मतलब कहते जो मुगल राजा थे उन्होंने एक पॉलिसी बनाई इस पोटेंशियल संभावित खतरे से वार्ड ऑफ, मतलब बचने के लिए एक पॉलिसी बनाई बाय कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी आउटपोस्ट
नोटेबली काबुल एंड कंधार। उसने काबुल और कंधार में जो आउटपोस्ट सैनिक चौकियाँ थी उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कंधार वाज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सफाविद एंड मुगल। अब जो कंधार थी, कंटेंशन मतलब झगड़ा, जो कंधार था मुगल और सफाविद के बीच में झगड़े का एक कारण था। द फोर्ट्रेस टाउन हैड इनिशियली बीन इन द पोसेशंस ऑफ हुमायूं, रिकॉन्क्वर्ड इन 1595 बाय अकबर। जो एक कंधार था, इसमें बताया कि कंधार जो था शुरू से ही पहले हुमायूं के अधिकार में था, लेकिन जिसे बाद में 1595 में अकबर ने उस पर विजय प्राप्त कर ली। वाइल द सफाविद कोर्ट रिटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द मुगल्स, इट कंटिन्यू टू स्टेक क्लेम टू कंधार। लेकिन अकबर ने बेशक उसको कंधार को विजय प्राप्त कर लिया, कंधार के किले पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी सफाविद क्या है मुगलों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते रहे ताकि वे कंधार पर अपना क्लेम दावा बनाए रखें। इन 1613 जहांगीर सेंट ए डिप्लोमेटिक एनवॉय टू द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास टू प्लीड द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कंधार। लेकिन जहांगीर के समय में क्या हुआ, 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत के लिए एक डिप्लोमेटिक इन्वॉय मतलब एक अपना एक राजनीतिक दूत भेजा। बट द मिशन फेल, लेकिन मिशन जो है फेल हो गया। इन द विंटर 1622 अ पर्शियन आर्मी बिसीज्ड कंधार। लेकिन 1622 में सर्दी की जो ऋतु चल रही थी, सर्दी का मौसम था, एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। बिसीज मतलब घेरा डाल दिया। द इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिशंस क्या होते हैं, रक्षा मुगल गैरिशन मतलब मुगलों की जो रक्षा में सेना थी वह है। द इल प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी उस टाइम पूरी तरह से, वाज डिफीटेड, वो हार गई। एंड हैड टू सरेंडर द फोर्ट्रेस एंड द सिटी ऑफ सफाविद, और उसने उस किले को, कंधार के किले को और सफाविदियों का जो तथा वो जो नगर था उसने सफाविदियों को सौंप दिया। मतलब जो 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के कोर्ट में एक डिप्लोमेट भेजा, एक राजदूत भेजा ताकि वह कंधार को उनके पास आने, लेकिन वह मिशन उनका फेल हो गया। और 1622 में एक पर्शियन आर्मी, एक फारसी आर्मी सेना ने कंधार के किले को घेर लिया, और जो सेना थी, मुगल सेना थी, वो इल प्रिपेयर्ड थी क्योंकि अचानक हमला हो गया। मुगल गैरिशन जो मुगल रक्षक सेना थी वो इल प्रिपेयर्ड थी और हार गई, और उनको सरेंडर करना पड़ा और उनको फोर्ट्रेस और सिटी सफाविद को देनी पड़ी। Okay student, it's enough for today. Have a nice day.